हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 10 एच सब्जेक्ट साइंस का बायो चैप्टर लेसन 8 जीव जनन कैसे करते हैं की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लेसन 8 में पढ़ाया था लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और निषेचन किसे कहते हैं या मैथुन की क्रिया किसे कहते हैं। जनन पदार्थ जो पुरुषों में होता है शुक्राणु, स्त्रियों में होता है अंडाणु। इसके अलावा मैंने पढ़ाया था कि निषेचन के बाद गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है और प्लेसेंटा के बारे में मैंने बताया था कि माँ और गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण के बीच जैविक संबंध बनाने वाली नली को प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा माँ जो खाती है, जो पीती है, वह उस बच्चे को जाता है। इसके अलावा मैंने कल बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि अगर अंडाणुओं का निषेचन ना हो, मतलब अंडाणु और शुक्राणु आपस में ना मिले और निषेचन ना हो तो क्या होगा। तो मैंने बताया था कि अंडाणु का निषेचन अगर नहीं होता है तो अंडाणु गर्भाशय की दीवारों में जाकर फूट जाते हैं और ब्लड के रूप में शरीर के बाहर निकलते हैं। ये महिलाओं में हर महीने होता है। 3 दिन तक उनके योनि मार्ग द्वारा या मूत्र मार्ग द्वारा 3 दिन तक ब्लड बाहर निकलता है, जिसे ऋतुस्राव, रजोधर या इंग्लिश में एमसी पीरियड कहते हैं। उसी क्लास की आज ये लास्ट क्लास है लेसन 8 की और आज का पहला टॉपिक है जनन स्वास्थ्य। तो बच्चों, जनन के बारे में हम लोग जानते हैं कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो जीव नर या मादा आपस में निषेचन की क्रिया करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं और अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं। और स्वास्थ्य का मतलब होता है जब जीव जनन की क्रिया के लिए पूरी तरह स्वस्थ होता है, यानी नर और मादा का शरीर जनन क्रिया करने के लिए पूरी तरह योग्य होता है, पूरी तरह स्वस्थ होता है, उसके शरीर की क्रियाशीलता, उसके शरीर में शुक्राणु और अंडाणु की मात्रा पर्याप्त होती है, तब ऐसे जनन की अवस्था को जनन स्वास्थ्य कहते हैं। और जब कोई नर या मादा जनन रूप से स्वस्थ होता है तो एक स्वस्थ संतान को पैदा करता है, एक अच्छे गुणों वाले पूर्ण विकसित बच्चे को वो जन्म देता है। तो जनन स्वास्थ्य WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में विश्व माने वर्ल्ड, स्वास्थ्य माने हेल्थ, संगठन माने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनन स्वास्थ्य के बारे में बताया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ होता है वह व्यक्ति, वह नर और मादा जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, पूरी तरह क्रियाशील होते हैं और जनन करने योग्य होते हैं या जनन के लिए सक्षम होते हैं, उसे हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जनन स्वास्थ्य के बारे में हम जान गए कि जब नर और मादा पूरी तरह प्रजनन के लिए, निषेचन के लिए या जनन करने के लिए स्वस्थ रहते हैं तो उसे हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। सेकेंड टॉपिक है जनन स्वास्थ्य का महत्व क्या है। जनन स्वास्थ्य होने से क्या महत्व, मतलब अगर व्यक्ति सेक्सुअलिटी रूप से परफेक्ट है तो उसके बेनिफिट क्या है। तो जनन स्वास्थ्य का प्रमुख महत्व पहला है कि इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो स्वस्थ होती है। सेकेंड, इसके द्वारा माता, पिता या बच्चे को कोई बीमारी, कोई आनुवंशिक बीमारी नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा जनन स्वास्थ्य कोई बीमारी नहीं होती। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जनन स्वास्थ्य होने से कोई
संचरित बीमारी यानी निषेचन के द्वारा हानिकारक बीमारी जैसे कि एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, ऐसी भयंकर बीमारियां जीवों को नहीं होती। जनन स्वस्थ होने से हम अच्छे गुणों वाले संतानों को पैदा कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट ये है कि हम अच्छे गुणों वाले संतानों को पैदा कर सकते हैं। फिफ्थ है कि जनन स्वास्थ्य के बारे में मालूम होने से हम विभिन्नताओं को, नए नए गुणों को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है यौन या लैंगिक संचरित रोग। जनरली इसको यौन संचरित रोग कहते हैं, लैंगिक क्रिया के द्वारा होती है। तो लैंगिक क्रिया पढ़ चुके हैं अपन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लैंगिक क्रिया किसे कहते हैं, या लैंगिक जनन, ऐसा जनन जिसमें 2 लिंगों की जरूरत होती है, एक नर और एक मादा। नर और मादा शारीरिक रूप से आपस में आकर मिलते हैं। नर अपने श्वसन द्वारा यानी मूत्र मार्ग के द्वारा शुक्राणु को, बताया था मैंने कल, शुक्राणु को मादा के अंडाणु तक पहुंचाता है और उसमें निषेचन से फिर भ्रूण बनता है। तो इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। यहां पे पढ़ रहे हैं इस लैंगिक जनन की क्रिया द्वारा या यौन संचरित रोग, जब नर और मादा आपस में लैंगिक क्रिया करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं या निषेचन की क्रिया करते हैं, तो लापरवाही से असुरक्षित होने के कारण कई भयंकर बीमारियां होती हैं। तो लैंगिक क्रिया द्वारा या यौन संबंध स्थापित करने के कारण एक स्वस्थ व्यक्ति, एक रोगग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचने वाली बीमारी को यौन संचरित बीमारी कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे बच्चों, लैंगिक क्रिया द्वारा यानी निषेचन और मैथुन की क्रिया करने के कारण या यौन संबंध स्थापित करने से एक रोगग्रसित व्यक्ति की बीमारी किसी स्वस्थ व्यक्ति को जब पहुंचती है या फैलती है तो उसे हम कहते हैं यौन संचरित रोग। ये यौन संचरित रोग 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला गोनोरिया, जीवाणुओं द्वारा होता है। दूसरा सिफिलिस, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। और तीसरा एड्स। एड्स के बारे में आप लोग को मालूम होगा, लास्ट क्लास में मैंने एड्स के बारे में पढ़ाया भी था। और ये एड्स जो है विषाणु द्वारा होता है, वायरस के द्वारा फैलने वाली हानिकारक बीमारी। तो यौन संचरित बीमारी वह बीमारी जो यौन क्रिया के द्वारा रोगग्रसित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जाती है। 3 प्रकार की है, गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। अब इन बीमारियों के हम पढ़ेंगे कारण, किन कारणों से ये बीमारियां, कॉमन चीजें लिखेंगे इसमें जो तीनों में काम आएगी बच्चों। तो फर्स्ट कारण है रोग के कारण, किन कारणों से ये बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहला है अशिक्षा। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो लापरवाही से सेक्सुअल रिलेशन या यौन संबंध स्थापित करता है। उसे मालूम नहीं होता कि हमें किसके साथ क्या रिलेशन बनाना है, मैथुन की क्रिया करनी है कि नहीं। और जानकारी ना होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस जैसी हानिकारक बीमारियों के बारे में नॉलेज ना होने के कारण, पता ना होने के कारण वह इस रोग से ग्रसित हो जाए। सेकंड है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, यानी कोई भी नर या मादा जब आपस में सेक्सुअल रिलेशन करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे मालूम होना चाहिए कि वो व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं। असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बीमारी फैलती है। थर्ड है एक से अधिक व्यक्ति से, जब कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल रिलेशन कई लोगों के साथ करता है, या कोई महिला कई पुरुषों के साथ या कोई पुरुष कई महिलाओं के साथ फिजिकल रिलेशन करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं, तब भी यह यौन संचरित रोग होता है।
फोर्थ है रोगी व्यक्ति के रक्त या अंगों का उपयोग करने से। जैसे कभी कभी किसी को ब्लड की जरूरत हो जाती है, अब बिना ब्लड टेस्ट किए हम रोग ग्रसित व्यक्ति का अगर ब्लड ले लेते हैं तो ये बीमारी उसको हो जाती है। इसी तरह हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, कई बार किसी व्यक्ति के किडनी खराब होने से कोई दूसरा व्यक्ति किडनी देने लगता है, तो अगर उस व्यक्ति को ये बीमारी है यौन संबंधी बीमारी, तो वो उस अंग के कारण स्वस्थ व्यक्ति को भी हो जाए। पांचवा, रोग ग्रसित व्यक्ति की सुई या ब्लेड का उपयोग करने से भी ये बीमारियां होती हैं। तो ये कारण है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लक्षण। अगर किसी व्यक्ति को यौन संचरित बीमारी हो गई है, ठीक है बच्चों, तो कैसे पता चलेगा? तो ये है लक्षण पढ़ेंगे। अगर किसी व्यक्ति को यौन संचरित बीमारी हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा? तो पहला कारण है गुप्त अंगों में, मतलब पुरुष के शिश्न में जहां से वह मूत्र स्रावित करता है, और स्त्रियों के योनि में यानी जहां से वह मूत्र स्रावित करती है, उन अंगों में खुजली होने लगती है, जलन होने लगता है और तीखा दर्द होता है। इसके अलावा स्त्रियों और पुरुष के गुप्तांगों में फफोले पड़ जाते हैं, घाव बनने लगता है। तीसरा, स्त्री और पुरुष के गुप्तांगों में मवाद या रक्त बाहर निकलने लगता है। अब अपन देखेंगे रोकथाम। अब हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे रोकथाम, इस बीमारी का रोकथाम। तो जो कारण है बच्चों वही उसको रोक दे तो निवारण। पहला, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, शिक्षित करके लोगों को जानकारी देके। दूसरा, समाज को जागरूक करके। तीसरा, सुरक्षित यौन संबंध बनाने से। सुरक्षित यौन संबंध मतलब जिसके बारे में हमको पता है कि वह पुरुष स्वस्थ है कि नहीं, वो महिला स्वस्थ है कि नहीं, जो स्वस्थ है उसके साथ ही सेक्सुअल रिलेशन करने से, यौन संबंध स्थापित करने से। इसके अलावा सुरक्षित यौन संबंध में मार्केट में कई चीजें मिलती हैं, जैसे कि स्त्री और पुरुष के कॉन्डम होते हैं, उन कॉन्डमों का भी आप उपयोग कर सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। फोर्थ है, एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध स्थापित ना करने से। एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध स्थापित ना करने से। पांचवा है, किसी भी व्यक्ति के ब्लड का उपयोग करने से पहले या अंगों का उपयोग करने से पहले उसका परीक्षण करवा लें, टेस्ट करवा लें कि उसमें कोई ये बीमारी तो है तो नहीं। और छठवां भी आप बता सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की सुई का उपयोग ना करें, ब्लड का उपयोग ना करें। नेक्स्ट टॉपिक, निषेचन या जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाली विधियां। यानी आप जनसंख्या रोक सकना चाहते हैं या निषेचन को, तो कैसे रोकेंगे? बच्चों, तो आज समाज में या पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि। लगातार मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या लापरवाही से एक से अधिक संतान पैदा कर रहा है, जिसके कारण पूरे विश्व में जनसंख्या विस्फोट हो गया है। जनसंख्या वृद्धि हो जाने से बच्चों प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, वातावरण दूषित हो रहा है, जल, वायु, मृदा प्रदूषण हो रहा है, गांव और जंगल नष्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं, शहरों का निर्माण हो रहा है, वर्षा लेवल या वर्षा की दर कम हो जा रही है, सूखा पड़ रहा है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए निषेचन रोकना जरूरी है। जब हम निषेचन की क्रिया को रोक देंगे, मतलब पुरुष के शुक्राणु को और अंडाणु को मिलने ना दें, शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने ना दें। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिलेंगे, भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। जब भ्रूण नहीं बनेगा तो संतान पैदा नहीं होगी। तो निषेचन की क्रिया को रोककर हम जनसंख्या वृद्धि को
रोक सकते हैं। इसकी बहुत सारी विधियां हैं बच्चों। पहली, आप लोग अक्सर टीवी वगैरह में ऐड देखते हैं, गर्भ निरोधक गोली, निरोधक गोली, ये स्त्रियों के लिए होती है बच्चों। इस गोली को हर स्त्री अपने मुख द्वारा ग्रहण करती है, जैसे माला, DN या सहेली। ये गोलियां सरकार द्वारा मुफ्त में भी मिलती है, मेडिकल स्टोर में भी मिलती है। ये गोलियां जाकर अंडाणुओं को विकसित होने से रोक देती हैं, और जब स्त्रियों में अंडाणु नहीं बनता तो निषेचन की क्रिया नहीं होती। सेकंड है बाह्य युक्तियां। बाह्य युक्तियों में कंडोम, कॉपर टी आदि चीजें हैं। देखिए, बाह्य युक्तियों में निषेचन से पहले पुरुष या महिला दोनों कंडोम का यूज कर सकते हैं। कंडोम एक रबर की बनी हुई पतली बैलून के समान आकृति होती है, जो पेनिस को या सिसिन को कवर कर सकती है या योनि मार्ग को कवर कर देती है, जिससे शुक्राणु अंडाणु आपस में नहीं मिल पाते और निषेचन नहीं होता। कॉपर टी, ये प्लास्टिक, रबर या कॉपर या स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, रबर, कॉपर या कॉपर बने तांबा या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई अंग्रेजी में टी आकार की धातु होती है, इसमें से डोरी लगी होती है। इस टी आकार की धातु को स्त्री के योनि मार्ग मतलब मूत्र मार्ग में ले जाकर फिट कर देते हैं, जिससे पुरुष का शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाता और भ्रूण नहीं बनता, जनसंख्या पैदा नहीं होती। सेकेंड है, थर्ड, पुरुष नसबंदी। पुराने समय से चली आ रही ये विधि बच्चों। पुरुष नसबंदी में ऑपरेशन के द्वारा, सर्जरी के द्वारा पुरुष की शुक्र नलिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु बाहर नहीं निकलता। इसी तरह चौथा, महिला नसबंदी। इसमें भी सर्जरी के द्वारा, वैज्ञानिक तकनीकी के द्वारा महिला के अंडवाहिनी नलिकाओं को कट करके बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता और क्या बोलते हैं, जनन की क्रिया नहीं होती और संतान उत्पन्न नहीं होती। तो इस तरह से हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है, अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है, एक ही जनक कोशिका होती है जो दो या दो से अधिक भागों में बढ़कर अपने जैसे संतान पैदा करती है, और इसमें दो जनक होते हैं, एक नर और एक मादा, यानी माता और पिता। सेकेंड ये है कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसमें एक जनक होता है, इसमें दो जनक। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तीसरा, इसमें निषेचन या मैथुन की क्रिया नहीं होती, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, मतलब इसमें शुक्राणु अंडाणु आपस में नहीं मिलते और इसमें मिलते हैं। चौथा, इसमें शुक्राणु और अंडाणुओं के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती और इसमें शुक्राणु और अंडाणु बनने की आवश्यकता होती है। पांचवा, इसमें पैदा हुआ अलैंगिक जनन से बना हुआ संतान हूबहू अपने जनक की फोटोकॉपी होती है, सेम टू सेम जनक कोशिका की तरह संतान पैदा होती है और इसमें पैदा हुई संतान अपने माता पिता से अलग होती है, क्योंकि उसमें उस संतान में मां के गुण भी रहते हैं और पिता के गुण भी रहते हैं। अलैंगिक जनन तेजी से होती है और लैंगिक जनन धीमी गति से होती है। इस तरह से बच्चों आपकी आज की क्लास कंप्लीट होती है। लेसन 8 जीव जनन कैसे करते हैं ये लेसन भी पूरा कंप्लीट हो रहा है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको याद करना है।
जनन स्वास्थ्य क्या है, यौन संचालित रोग किसे कहते हैं, इसके बचने के कारण, रोग फैलने के कारण, लक्षण, रोकने के उपाय और जनसंख्या वृद्धि रोकने की प्रमुख विधियों के बारे में बताना है। इसके अलावा अलैंगिक और लैंगिक जनन किसे कहते हैं ये भी आप लोगों को बताना है। और इस वीडियो को, YouTube वीडियो को आप क्लिक करके ओपन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम सेंड करेंगे। ओके।